एपिसोड नंबर 3374। टाइटल बैटल विद द मून गॉड। एंडरसन सैनी जानता था कि मून गॉड ऐसा ही कहेगी। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो तुम मुझे पीट सकती हो, मैं पलटकर नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे अपराध बोध होगा? मून गॉड ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था, एंडरसन सैनी ने गंभीरता से कहा। बहन मून, आप हमेशा मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत अच्छी रही। अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मून गॉड ने ठंडे स्वर में कही, तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक दूसरे के एहसानमंद नहीं हैं। अगर समीरा ने तुम्हारी जान की भीख नहीं मांगी होती तो मुझे परवाह नहीं होती कि तुम मेरे सामने ही मर जाते। ऐसी स्थिति में मैं समीरा के लिए एहसान चुकाऊंगा, एंडरसन सैनी ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेरहम निकलोगे तो मैं तुम्हारी जान बचाने के बजाय उसे मना कर देती। वीर अब समझ गया था कि मून गॉड एंडरसन सैनी से क्यों लड़ना चाहती थी। एंडरसन सैनी अपनी सगी बहन समीरा सैनी को पुनर्जीवित करना चाहता था। चुड़ैल जाति वाली समीरा सैनी की पुनर्जन्म थी, लेकिन वह समीरा सैनी नहीं थी। पुनर्जन्म लेने वाली समीरा सैनी, जिसमें चुड़ैल समीरा की समीरा थी, उसकी बलि दे दी गई। यह ऐसी बात थी जिसे चुड़ैल जाति और मून गॉड स्वीकार नहीं कर सके। एंडरसन सैनी का व्यक्तित्व कम से कम बहुत दृढ़ निश्चयी था। चुड़ैल समीरा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी वह समीरा सैनी को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जिद्दी था। उसने समीरा के चुड़ैल रूप की बलि देने में भी संकोच नहीं किया। वीर यह नहीं बता सका कि एंडरसन सैनी सही था या गलत, लेकिन चुड़ैल जाति वाली समीरा के लिए एंडरसन सैनी एक पापी आदमी था। अगर मून गॉड एंडरसन सैनी को सजा देना चाहती हैं तो कृपया ऐसा करें, एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने पिछले कई सालों में क्या सीखा है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सीधे मेरे सामने कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मून गॉड बहुत कोल्ड लग रही थी। उन्होंने हाथ हिलाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो एंडरसन सैनी को ताड़ने ही वाली हैं। मून गॉड और एंडरसन सैनी कुछ 1000 फीट की दूरी पर थे। मून गॉड तेज नहीं थी, लेकिन उसने अपनी हथेली धीरे से बाहर निकाली। ये डरावना नहीं लग रहा था और न ही ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली प्रकाश उसे ले जा रहा है। इस हथेली को आइस कहते हैं। उसकी हथेली जेड या क्रिस्टल जैसी थी, मानो बर्फ जैसी जेड की मूर्ति से बनी हो। यह इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग जैसी हो, मानो धरती की सबसे बेहतरीन चीज हो। लोगों को लगा होगा कि वह ताड़ का पेड़ प्रकाश जैसा है। वह शक्तिहीन लग रहा था। उसने एंडरसन सैनी को छुआ तक नहीं, वो उससे कुछ 1000 फीट दूर था। यह कोई खतरनाक चाल नहीं लग रही थी। उन्हें लगा कि मून गॉड एंडरसन सैनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन तभी कुछ देखकर वीर की आंखें अचानक चमक उठी। उसने कोल्ड मंत्रा का असली व्यवहार देखा। उसकी जेड स्किन मून गॉड के कोल्ड मंत्रा से आई थी। लोग वह अद्भुत चीज नहीं देख पा रहे थे जो उन्हें देखनी चाहिए थी, लेकिन वीर देख पा रहा था। मून गॉड की शक्तिहीन हथेली हवा में उठते ही एंडरसन सैनी का शरीर बर्फ बन गया। वह बर्फ और जेड में जम गया। वह बर्फ जैसी जेड की मूर्ति बन गया। वीर को भेड़ फेरी की खोखली संरचना अद्भुत लगी, लेकिन मून गॉड की तुलना में भेड़ फेरी की खोखली संरचना कहीं कमतर थी। मून गॉड की बर्फ जैसी जेड संरचना रहस्यमयी थी, मानो वह हमेशा के लिए क्रिस्टल हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति भी उसकी बर्फ जैसी जेड सील को तोड़ नहीं पाएगी। बर्फ जैसी जेड क्रिस्टल भी खुद को न्यूनतम करने के लिए एक खास तरीका अपना रहा था। उसकी जमा देने की क्षमता गहरी होती जा रही थी और बर्फ जैसी जेड ज्यादा सघन होता जा रहा था।
यदि ऐसा ही चलता रहा तो बर्फ के कारण एंडरसन सैनी का शरीर धूल में बदल जाएगा। अगले ही पल वीर ने एक कचचाक आवाज सुनी। उस सदाबहार बर्फ जैसी जैक क्रिस्टल में दरार आ गई थी। दरार फैल रही थी। वो पूरे बर्फ जैसी जैक क्रिस्टल में फैल गई थी। पेंग, क्रिस्टल जैक के टुकड़ों से भरा आकाश हर जगह फैल गया। क्रिस्टलीकृत एंडरसन सैनी का शरीर चकनाचूर हो गया, जिससे एंडरसन सैनी का चेहरा प्रकट हो गया। एंडरसन सैनी वहीं खड़ा रहा, वह हिला तक नहीं, लेकिन मून गॉड ने अपने कोल्ड मंत्रा की सीलिंग शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। एंडरसन सैनी बहुत शक्तिशाली है। जब वीर जीनो 8 का उपयोग करने में सक्षम था और जब वह जेड स्किन का उपयोग करने में सबसे अच्छा था, तब भी वह मून गॉड से कमतर था। यहाँ तक कि मून गॉड के हमले भी एंडरसन सैनी पर काम नहीं कर रहे थे। वीर की जेड स्किन अगर इस्तेमाल की जाती तो शायद नाकाम हो जाती। बेशक तुम मजबूत हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अब तुम हर चीज को तुच्छ समझते हो। मून गॉड अभी भी बहुत कोल्ड थी, उसकी आंखों की ठंडक और भी बढ़ गई। शुक्रिया सिस्टर मून, एंडरसन सैनी ने कहा, अगर आप इसे दोबारा करना चाहती हैं तो कर लीजिए। मुझे इस तरह उकसाने की तुम्हारी कोशिश बेकार है। मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, मैं समीरा के लिए थरी पाम टेक्निक का यूज करूंगी। ये तो बस पहला था, अभी 2 और बाकी हैं। अगर सिस्टर मून को ये मजेदार लगता है तो सिर्फ 3 बार हथेली से वार करने से काम नहीं चलेगा। आप 300 या 3000 भी कर सकती हैं और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। एंडरसन सैनी अजीब तरह से ईमानदार लग रहा था। मून गॉड ने ठंडे स्वर में गुर्राहट की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एंडरसन सैनी की बातों से नफरत हो रही हो। उसके हाथ, जो सुंदर जैड जैसे लग रहे थे, एंडरसन सैनी की छाती पर जोर से दबा रहे थे। इस बार मून गॉड ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। ये हाथ दूसरे हाथ से बिल्कुल अलग था। पहले वाली हथेली इतनी ठंडी और बेरहम थी कि उसने सब कुछ जमा दिया था। उसकी मुख्य शक्ति एक ठंडी सीलन शक्ति थी। मून गॉड की दूसरी हथेली ठंडी नहीं थी। हाथ क्रिस्टल या जैड जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बेहद खूबसूरत जैड पत्थर की मूर्ति से तराशा गया हो। जैड जैसी दिखने वाली हथेली अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। वह जिस जगह से गुजरी उसे तबाह कर दिया। जहां भी हाथ लगा वह नष्ट हो गया। विनाशकारी शक्तियां बहुत प्रबल थीं। वे वीर के विपरीत द स्टोरी ऑफ जीन्स से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। इस हथेली को जैड शैटर कहते हैं, मून गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। जब हथेली आगे बढ़ी तो उसकी उपस्थिति पूरे यूनिवर्स में महसूस की गई। जैड हाथ एंडरसन सैनी के काले क्रिस्टल कवच पर था। काले क्रिस्टल कवच में दरार पड़ गई। मून गॉड की जैड हथेली कवच में चली गई। ये पहली बार था जब वीर ने काले क्रिस्टल कवच पर दरार पड़ते देखा था, लेकिन वह हथेली काले क्रिस्टल कवच को तोड़ नहीं पाई। बस उस पर एक निशान रह गया जो हाथ के आकार का था। एंडरसन सैनी ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर पड़ी हथेली को देखा। उसने आह भरी और बोला, बहन मून, पुनर्जन्म के बाद तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो। यह जैड शटर ऐसा है जिसे गॉड स्प्रिटों से भरा आकाश भी नहीं रोक सकता। इससे कोई भी गॉड बेस तुरंत नष्ट हो जाएगा। सच कहूं तो मैं तुम्हारी तीसरी हथेली के वार का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जब वह बोल रहा था, काले क्रिस्टल कवच पर हथेली का निशान फिर से उभर आया। मून गॉड ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इसके लिए उत्सुक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसे अभी देखोगे। उसके बाद मून गॉड ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उन्होंने एंडरसन सैनी पर फिर से हाथ नहीं उठाया। उन्होंने अपनी उंगलियों को एक दूसरे के सामने करके अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने हवा में एक गोलाकार इशारा किया। मून गॉड ने अपने हाथ ऊपर उठाए। खोखला गोलाकार हिस्सा एंडरसन सैनी की ओर था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इस हथेली को मून ब्रेक कहते हैं। मून गॉड के ऐसा कहने के बाद
एंडरसन सैनी का चेहरा बदल गया। एंडरसन सैनी पूरे समय वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। अब वह सक्रिय रूप से पीछे हटने लगा। बहुत देर हो चुकी थी। मून गॉड के हमले के बाद एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। जहां एंडरसन सैनी था, वहां अंतरिक्ष का एक पूरा हिस्सा गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का समय और स्थान खोदकर मिटा दिया गया हो। एंडरसन सैनी एक कदम और करीब आ गया था। उसकी बांह पर लगा काला क्रिस्टल कवच उस शक्ति के प्रभाव से खा गया था। उसकी बांह का ज्यादातर कवच और मांसपेशियां फट गई थी। वे अंतरिक्ष के ढहते हुए हिस्से के साथ गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े डरावने अदृश्य मुंह ने उसकी बांह फाड़ दी हो।